गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके एप्लीकेशन करना चाहेंगे, किस तरीके से पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालें। ये आज की जो वीडियो है ये कल के टॉपिक पर बेस्ड है, इसलिए यदि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है तो आप कल की वीडियो को पहले जरूर देख लें, यदि आपने नहीं देखी है तो। उससे उसी के कंसेप्ट को काम में लेते हुए हम आज की डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज को हम रखेंगे, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है वो निकालना चाह रहे हैं। तो मैं सपोज करो यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख देता हूं। ये पॉइंट चार्ज मैंने रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया सपोज करो, और इस पॉइंट चार्ज को मैं कह देता हूं Q। ठीक है, कैपिटल Q करना चाहें तो कैपिटल Q कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, और दूसरा लेना चाहें। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर मैं मेजर करूंगा। सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, और स्मॉल r डिस्टेंस पर मैं मेजर क्या करना चाह रहा हूं? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर हम मेजर करेंगे पोटेंशियल क्या है। ठीक है, इस पर पोटेंशियल निकालना हो P पॉइंट पर। अब पहले हम कल की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल निकालना हो तो हमें क्या करना होता है? हम कहते हैं द पोटेंशियल इज द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट लाइज इन द फील्ड। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लूंगा और वो यहां तक लेकर आऊंगा। यहां तक लेकर आने के बाद जैसे ही मैं यहां तक लेकर आऊंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क को यदि मैं मेजर कर लूं, दैट विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और यदि मैं पॉइंट चार्ज न लेकर चार्ज ले लेता हूं तो दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, बेसिक, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है? एक चार्ज लेना है, उसको यहां तक लेकर आना है और उसको यूनिटी कर देना है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, हम एक चार्ज को लेकर आए और पोटेंशियल की डेफिनेशन को यूज कर लें। तो हम एक सिंपलेस्ट मेथड से, लेकिन चार्ज को लेकर कैरी किस तरीके से करें वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सपोज करो दिस पॉइंट इज इंफिनिटी, जहां से हम एक चार्ज ले लेता हूं Q0, बाद में इसको यूनिटी करना है, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको क्या कह दिया? Q0 कह दिया। इस Q0 चार्ज को मैं कहां तक रिप्लेस करूंगा, डिस्प्लेस करूंगा? P पॉइंट तक डिस्प्लेस करूंगा। लेकिन यहां पर एक समस्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज स्टैटिक स्टेट में होते हैं। अब जब मैं कैरी करूंगा तो डेफिनेटली वो मूव कर रहा है। जब वो मूव करेगा तो डेफिनेटली वो करंट फ्लो में कंट्रीब्यूशन देगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको इस तरीके से कैरी नहीं करना है, इसको कैरी बहुत स्लोली और पार्ट्स में करना है, जिससे इसमें करंट का कंट्रीब्यूशन नहीं आए, या फिर यूं कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ना बन जाए। इसलिए इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा, हम बहुत छोटे छोटे इंटरवल में इसको यहां तक लेकर आएंगे। हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक लाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जब टाइम लग रहा है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है, और हमारे लिए वो कैसा रहेगा? वो एक स्टैटिक सिचुएशन में ही रहेगा। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम किसी नाइट टाइम में हम मून को देखते हैं या डे टाइम में हम सन को देखते हैं, कंटिन्यूअसली हम थोड़ी देर के लिए देखें तो वो हमें एक स्टैटिक स्टेट में नजर आते हैं। लेकिन दे आर रिवॉल्विंग, दे आर मूविंग वेरी स्लो, दैट्स वाई हमें वो क्या स्टैटिक लगते हैं, लेकिन वो स्टैटिक पोजीशन में नहीं है। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो ये चीजें हमें स्टैटिक लगती है, तो हमें कुछ इसी तरीके से इसको स्टैटिक पोजीशन में इस तरीके से ले जाना है कि वो डायनेमिक्स ना बन जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए
अब मैं क्या करूंगा, एक और मैथमेटिकल टूल काम में हमें लेना पड़ेगा, और दैट इज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब समझे उससे पहले मैं बता देता हूं कि इंटीग्रेट का किस तरीके से हम करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया मैंने, जिसको मैंने कह दिया डी आर डैश, स्मॉल एलिमेंट लिया डी आर डैश। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो ये एलिमेंट लेने पड़ते हैं। मैं कह रहा हूं मैं कंटिन्यूअसली लेकर आ रहा हूं, कोई इसमें ब्रेक नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि डी आर डैश एक स्मॉल एलिमेंट है, और ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट लेकर मैं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है बहुत स्मॉल है, ऐसे बहुत सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैं यहां से यहां तक लाने में कर रहा हूं। इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट्स होंगे लगभग। तो मैं कह रहा हूं यहां से यहां पहले लाए, जैसे मान लीजिए मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करूंगा, फिर थोड़ी रेस्ट करूंगा, फिर यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, ये सेम रखते हुए मैं टोटल, और हर बार मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता जाता हूं कि भाई मैंने यहाँ 2 मीटर 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहाँ 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहाँ 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो मैं इनको क्या कर देता हूं, सम कर देता हूं। और सम के लिए हमारे पास दो तरीके हैं मैथमेटिक्स में। द फर्स्ट वन इज सिग्मा फॉर डिस्क्रीट, और दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर कंटिन्यूअस। तो हम कहें कंटिन्यूअसली 2 किलोमीटर ये जाता जा रहा है, इसका मतलब हम इंटीग्रेशन को काम में ले सकते हैं, लिमिट लगा देंगे कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर इसका फिनिश हुआ। तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, टोटल डिस्टेंस को। तो इन दोनों का ही मतलब क्या है, इंटीग्रेशन और समेशन दोनों का ही मतलब मैथमेटिक्स में होता है सम करना, जोड़ना। अब किनको जोड़ना है वो डिपेंड करता है कि उस पर उस एरिया का कह दीजिए, उस क्वांटिटी का कह दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। क्या वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी थी, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इंटीग्रेशन को काम में लिया जा सकता है। लेकिन समेशन जब लेते हैं, मान लीजिए किसी बॉडी को हमने चार्ज दिया, कुछ चार्ज यहां रह गया, कुछ चार्ज यहां रह गया, और कुछ चार्ज यहां रह गया, यदि इस सरफेस को लूं तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, जोड़ने के लिए कि टोटल चार्ज कितना है, तो समेशन काम में लिया जाएगा। यहां का जोड़ दीजिए, यहां का जोड़ दीजिए, यहां का जोड़ दीजिए। तो कुछ कुछ दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन और समेशन का मतलब रियली है क्या। इसको हम और एलोबरेट करेंगे बाद में। तो इसके बाद में हम कहते हैं कि भाई हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है डी आर, और इस डी आर, बहुत सारे डी आर डैश डी आर डैश डी आर डैश यहां तक पहुंचने के लिए मैंने काम में लिए हैं। यदि मैं इन सब डी आर डैश को सम कर दूं, जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन हमें डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो जो क्वांटिटी निकालना चाहें उसके रिस्पेक्ट में, जो ट्रेवल कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समझिएगा, यदि मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूं यहां से यहां तक का, तो वर्क डन कितना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, हर डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन मिल जाएगा, और फिर हम यूज कर लेंगे लिमिट्स को। तो देखिए किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले मैं इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं, सपोज करो दिस डिस्टेंस इज आर डैश, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर डैश। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेस किया, जो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। अब इसकी लिमिट बढ़ाकर इंफिनिटी कर दूंगा, इसकी लिमिट बढ़ाकर ये कर दूंगा, तो मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहूं कि वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस नॉलेज से हम जानते हैं वर्क डन यदि हमें निकालना होता है, जब भी हमें रोटेशनल मोशन में वर्क डन निकालना होता है, तो हम काम में लेते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉ डी थीटा। ओके, और जब भी लीनियर में निकालना होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला काम में लेते हैं बेटा, दैट इज एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वर्क भी स्मॉल है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो मैं इसको कह देता हूं दैट इज डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर डैश वेक्टर। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये डी आर डैश जो डिस्प्लेसमेंट किया उसकी वजह से ये वर्क डन होता है। क्लियर? और फोर्स कौन सा है? फोर्स जो है वो यहां एक फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और एक फोर्स हम लगा रहे हैं, तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड यहां काम में ले लेंगे। डायरेक्शन भी देखते हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है जिसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन है इस साइड में, दिस वे। ओके, इस फोर्स की डायरेक्शन किस साइड में है? जैसे यहां पर कोई चार्ज लाएंगे क्यू नॉट, जब यहां लाएंगे तो उस पर फोर्स किस साइड में लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर इस साइड में एक फोर्स लगेगा। ओके, तो मैं कह देता हूं फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, और क्यू नॉट को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, क्लियर हम लिख सकते हैं दैट इज क्यू नॉट तो है ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, क्यू कैपिटल है हमारे पास, तो ये क्यू आ गया अपॉन आर डैश स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस कितना है, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, और इसको मैं कह देता हूं डी आर डैश वेक्टर की यदि मैं बात करूं तो मैं देखिए यहां पर ई डॉट डी आर को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको इक्वल में लिख देता हूं, क्यू नॉट ई का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर डैश। जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो हमने इस डायरेक्शन में किया है, इन दिस डायरेक्शन। ओके, और जो हमारा चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहां पर जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन ये है। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, और यहां पर क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डी आर वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ थीटा इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है। थीटा कितना है? 180 डिग्री। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री जब होगा तो यहाँ एक माइनस का साइन आ जाएगा, कॉस थीटा को मैं हटा देता हूं, और मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, डी आर डैश बच जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लिया, हमने डी डब्ल्यू निकाल लिया। डी डब्ल्यू क्या है? डी डब्ल्यू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्मॉल वर्क डन है, वो हमने इस टॉपिक के थ्रू, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस डी डब्ल्यू को डब्ल्यू में चेंज करें तो हम एक काम में लेते हैं, बिकॉज इट इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई वी विल टेक द इंटीग्रेशन। तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं इस होल क्वांटिटी को, माइनस का साइन बाहर ले लेता हूं, क्यू नॉट को बाहर लेता हूं, कैपिटल क्यू को भी बाहर लेता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर लेता हूं, बिकॉज द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर डैश, इसलिए इंटीग्रेट कर दिया मैंने डी आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पर डी आर डैश के रेस्पेक्ट में इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमारे पास वर्क डन ये आ गया। अब मुझे ये डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट करना है, इंफिनिटी से, तो यहां लिमिट लगाई जाती है, लिमिट कहां से, इंफिनिटी से, और कितने डिस्टेंस पर आ जाए, वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर आ जाए। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का मेथड हो गया। अब इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला काम में आता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास dx इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला काम में आएगा बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1, दिस इज द पावर ऑफ x, ओके, प्लस एक कांस्टेंट। इस तरीके से हम एक इंटीग्रेशन जो है वो लगा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए W इज इक्वल्स टू, दिस इज द वर्क डन, ओके, तो माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन, इसको मैं लिख देता हूं माइनस क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इंफिनिटी। पहले इसको इंटीग्रेट कर लें। इस फॉर्मूले को यदि मैं रखूंगा तो आर की जो पावर है वो ऊपर जाएगी, तो -2 हो जाएगी। -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा। देखिए हमारे पास आएगा बेटा, आर की पावर -2 करेंगे तो आर की पावर, आर डैश की पावर -2, आर डैश की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट हो जाएगी बेटा इंफिनिटी से आर। ओके, प्लस एक कांस्टेंट है, ठीक है, और मैं यहां कह देता हूं दैट इज -Q0 अपॉन 4πε0। ओके, और यहां पर आ जाएगा बेटा, देखिए यहां आर की पावर -1 आ गया और यहां नीचे -1 आ गया, तो माइनस को बाहर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और यहां बच जाएगा 1/r इंफिनिटी टू आर। जब इस कांस्टेंट को निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हमारे पास W जो है वो लिख लेते हैं हम, दैट इज Q0 अपॉन 4πε0। लिमिट लगाते समय हम देखिए बेटा ये ध्यान रखते हैं कि इस आर डैश की जगह फर्स्ट लिमिट रखें तो 1/r आर आ जाएगा। आर डैश की जगह क्या रखना है, आर, -1/∞। तो 1/∞ की वैल्यू होती है बेटा 0, तो ये तो आ जाएगा 0, और W हमारे पास क्या आ जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0 1/r। आ गया एक फॉर्मूला। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अभी हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाला है पोटेंशियल एनर्जी निकाला। इफ, अब यदि मैं इस फॉर्मूले को ढंग से देखूं तो W/Q0 जो है वो क्या होता है, वही तो पोटेंशियल होता है। तो हम Q अपॉन, यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरीके से, 1/4πε0 Q/R। ओके, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द पोटेंशियल एट द पर्टिकुलर पॉइंट बाय द डेफिनेशन। कल की डेफिनेशन यदि हम देखेंगे तो W/Q0 हमारे लिए क्या था, हमारे लिए था वो पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम एक छोटी सी डेरिवेशन को यूज करते हुए, अब दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि आप शुरुआत में ही इसको यूनिटी मान लें, तो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल ही हो जाएगा। तो हम इजीली इसको सॉल्व करके और कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो हमने रिजल्ट निकाला है वो इंटीग्रेशन मेथड से निकाला है, और बहुत इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। साथ में कुछ चीजें और हमें ध्यान रखने की है। जब ये बन जाता है तो हम पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कर लें। हमारे पास जो V का फॉर्मूला आया है वो आया 1/4πε0 Q अपॉन, कैपिटल Q कर देता हूं, अपॉन R। ओके, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया था वो आया था हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन R²। इन दोनों फॉर्मूले को यदि हम देखें तो हम कहते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तेजी से कम होता है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तेजी से कम होगा। जबकि यहां पर इसको देखें तो पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे कम होता है इसकी तुलना में। इसलिए यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके लिए, तो मैं कहूंगा कि एक ग्राफ तो इस तरीके का बनेगा, सॉरी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं जिससे दोनों में फर्क नजर आ जाए। ग्राफ दोनों के इसी तरीके से बनेंगे, इस तरीके से, लेकिन ये जो होगा ये ज्यादा स्टीप होगा। ठीक है, तो ज्यादा स्टीपर जो ग्राफ बनेगा वो किसका होगा, भाई तेजी से गिर रहा है, इसका मतलब दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज फॉर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो है, अब इस क्वांटिटी को हम देखें, क्लियर, ये तो आर के साथ में ई और वी का
चेंजमेंट है, ई है और वी भी है, दोनों का चेंजमेंट किस तरीके से हो रहा। अब एक और चीज समझे हम। सबसे पहले हम कहते हैं कि पोटेंशियल जो है वो डेफिनेटली है क्या, दिस इज द वर्क डन। ओके, और वर्क डन जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें ये याद रखना है कि वर्क, ये जो पोटेंशियल है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर, तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल फाइंड आउट करना टिपिकल नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्केलर है। स्केलर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम ये याद रखें कि v जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी को सम करना भी बहुत इजी हो जाएगा। तो कल की डेरिवेशन में हम इसी कंसेप्ट को वापस से काम में लेते हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हुए फॉर पोटेंशियल, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन पढ़ा था जो वेक्टरली सम था, लेकिन यहां पर पोटेंशियल है जो वेक्टरली सम नहीं होगा क्योंकि क्वांटिटी ही स्केलर है। तो हम इसको बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करें, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम हमेशा मैग्नीट्यूड में चार्ज के साइन को इंक्लूड ना करें। लेकिन जब भी हम पोटेंशियल के साथ डील करें तो हम चार्ज के साइन को उसके साथ ही इंक्लूड करें, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं आएगी, अट्रैक्शन और वो फोर्सेस नहीं लगेंगे, तो हमें इसके चार्ज के साइन को साथ ही रखना है जब भी हम पोटेंशियल लिखें। और एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल को हमेशा याद रखना है, इसको याद रखना है क्योंकि इसको हम कल डायरेक्टली यूज करेंगे। तो आज की क्लास इतने ही, कल हम स्टार्ट करेंगे द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।